नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। ये प्रश्नोत्तर है जो सामाजिक विज्ञान के वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें 3 भाग समाहित हैं। भाग 1 भूगोल, भाग 2 राजनीति विज्ञान, भाग 3 इतिहास। इन तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले भूगोल विषय पर बात करेंगे। भाग 1 कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं। तो खगोलीय पिंड है जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती है। इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और अपने प्रकाश होता है, जिसे बड़ी मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। इस प्रकार ये खगोलीय पिंड की परिभाषा है। दूसरे प्रश्न है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का ज्ञान कैसे करते थे। रात्रि के समय दिशा का ज्ञान किस प्रकार करते थे। प्राचीन समय के लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा यानी कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में उदय होता था हमेशा, और वह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। और हम इस सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का भी ज्ञान कर सकते हैं, यानी कि सप्तऋषि मंडल है, उनके पास ध्रुव तारे की स्थिति है। इस प्रकार ये हम प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का ज्ञान करते थे। इसी प्रकार भूगोल में आगे हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है भाई। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन है, सूर्य। इसी प्रकार आगे हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल का, कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं इस प्रकार। सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं। शुक्र ग्रह है जिनको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इनको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है, और जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जो ऑक्सीजन है वो मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसी प्रकार पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं भाई, संक्षेप में लिखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इनका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण ये बड़ा प्रतीत होता है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरी करता है। और आकाशगंगा क्या है। आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखते हैं। ये लाखों तारों का एक समूह है। खगोलविदों ने इनको आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे नाम दिया है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन समय में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है, इस प्रकार इनका नाम आकाशगंगा पड़ा। ठीक इसी प्रकार आगे विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा से क्या तात्पर्य है। यानी विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा क्या है। एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं।
अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी की जो गतियां हैं उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ये कल्पना आधारित प्रश्न है कि सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, सूर्य के सामने वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, जिस कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी, दूसरे भाग हमेशा अंदर रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ये इस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। दिन और रात बराबर कब होते हैं और इसको क्या कहा जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। आगे मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपट्टी सतह पर खींचा गया चित्र है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब इसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी केवल एक भाग जैसे अपने देश के, राज्यों के, जिलों के, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मानचित्र उपयोग में लेंगे? भौतिक मानचित्र के भी प्रकार अलग अलग हैं। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? ये पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, नदियाँ, इस प्रकार के जो दर्शाए जाते हैं वो भौतिक मानचित्र हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों और गाँवों के जो विश्व के जो मानचित्र है उसमें दर्शाते हैं, उनको सीमाओं में दर्शाते हैं, उनको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र जैसे विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क है मानचित्र, वर्षा है, वन है, उद्योग है आदि, इस वितरण को दर्शाने वाले थीमेटिक मानचित्र होते हैं। अब आगे हैं खाका किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। भूमंडल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ये भूप्रपट्टी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भूमंडल हैं। आगे हैं विश्व में कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम। विश्व में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप इस प्रकार है: पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये विश्व के 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, उनके नाम। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, इस प्रकार: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। अब है वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन सी हैं, उनका प्रतिशत क्या है, देखते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, जो साफ और शुष्क हवा का 99 यानी 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन
इनकी मात्रा 1% है। विश्व के मानचित्र में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य सीमा जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। भारत का मानक समय किस प्रकार निर्धारित किया गया है? भारत का मानक समय है जो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उदय होता है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहते हैं। प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं? प्रवाल द्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती हैं जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते रहते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। भारत में कौन से द्वीप समूह हैं? भारत में 2 द्वीप समूह हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप है। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे भाग 2 राजनीति विज्ञान। ये राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि सरकार क्या है? हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है जो देश को संगठित रख सके, शत्रुओं से देश की रक्षा कर सके, देश की जनता की ज़रूरतों को पूरा कर सके, कठिन समय में लोगों के भोजन, पानी, आवास, रोजगार जैसे साधनों का विकास कर सके। सरकार महत्वपूर्ण योजना बनाती है। इस प्रकार ये सरकार है। सरकार के अंग, अब सरकार के अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। हमारे देश में 2 तरह की सरकार चलती है, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। यहाँ पर हम केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे जो जिसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहली है कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री है जो कार्यपालिका मुख्य होता है और उसका मंत्रिमंडल शामिल है। दूसरा अंग है विधायिका जिसमें संसद के दोनों सदन होते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका जिसमें देश के न्यायालय शामिल है। लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार उनके बीच में क्या अंतर है देखते हैं कि लोकतंत्रीय सरकार और राजतंत्रीय सरकार में क्या अंतर है। लोकतंत्र की सरकार और राजतंत्र की सरकार। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। राजतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जिसके ऊपर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इसमें राजा या रानी द्वारा जो निर्णय लिया गया वो सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और राजतंत्र में लोगों के अधिकार राजा के अधीन ही होते हैं। लोकतंत्र में निर्णय लेने में विलंब होता है परंतु राजतंत्र में राजा स्वयं है जो तुरंत निर्णय ले सकता है। लोकतंत्र में शासन पर बहुत सारे अंकुश होते हैं। विपक्ष पार्टी है, पक्ष की पार्टी आपस में एक दूसरे पर अंकुश लगाते रहते हैं परंतु राजतंत्र पर कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुश होता है। लोकतंत्र सरकार का समय निश्चित होता है परंतु राजा द्वारा शासन किया जा रहा है वो राजतंत्र की कोई सीमा नहीं होती। अब आगे हैं कि ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे ज़्यादा है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता लिस्ट में हो, ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटी होती है।
प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इनके साथ पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है पंचायत समिति, तीसरा स्तर है जिला परिषद। आगे हैं कि पुलिस थाने का क्या कार्य होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई कोई चोरी डकैती है, दुर्घटना है, मारपीट झगड़े आदि की रपट है, यानी कि उनकी जो रिपोर्ट है वो उस थाने में लिखाते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे। इस प्रकार ये पुलिस थाने के कार्य होते हैं। राजस्व विभाग में पटवारी के क्या काम होते हैं? पटवारी को ज़मीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम तो यही है। पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल होता है जिसको जरीब कहते हैं। अब है आगे भाग नंबर 3 इतिहास। इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो इस प्रकार है कि सभ्यता के आरंभ में लोग कहाँ और कैसे रहते थे? सभ्यता के आरंभ में लोग गुफा में रहते, कंदराओं में रहते, और सभ्यताओं के विकास के साथ लोग समूह में रहने लगे और उनके लिए सबसे उपयुक्त जगह नदियों के किनारे होते थे क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा मिल सके। भोजन के लिए वह जड़ों और फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु नदी 7 नदियों का संगम है जिसमें सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और काबुल नदियाँ हैं। काबुल नदी को छोड़कर सभी नदियाँ भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, जबकि काबुल नदी है जो अफगानिस्तान से आती हैं और पाकिस्तान होते हुए यह नदी अरब सागर में मिलती है। भारत में प्राचीन समय के अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा के अतिरिक्त प्राचीन सभ्यता भारत में अनेक भागों में विकसित थी जिनमें से मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राख की गड्ढी आदि बहुत से स्थानों पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं के स्थान नदी घाटियों से ज़्यादा थे, इसलिए नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रूप से सिंधु नदी, इनकी सहायक नदियाँ जैसे रावी और व्यास के किनारे भी इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। भारत में प्राचीन सभ्यता के अवशेष इस तरह मिलते हैं। लोगों ने वर्ण व्यवस्था पर विरोध क्यों किया? लोगों ने जो प्राचीन समय की वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर विरोध करना शुरू किया। इसका क्या कारण है वो लिखेंगे। वर्ण व्यवस्था उस पद पर आसीन ब्राह्मणों द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है जिससे वे और शासन वर्ग दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया क्योंकि निम्न वर्ण के लोगों के अधिकारों का क्या होता था? हनन, और उन पर कई प्रकार के पाबंदियाँ थी। उन्हें घुटन महसूस होती थी। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ बताते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। इसलिए जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो, कोई किसी को ऊंच नीच का भेदभाव न हो। आगे हैं प्राचीन भारत में जनपदीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में लिखिए। लगभग 2300 साल पहले मध्य भारत में जनपद वाली व्यवस्था प्रकाश में आती है। इनमें से कुछ शक्तिशाली जनपद जैसे मगध, वैशाली, वजी, कौशल और कौशाम्बी आदि जो है उल्लेखनीय है। इन सब जनपदों ने मिलकर एक गणराज्य की स्थापना कर ली। इनमें गण प्रमुख का चुनाव बारी बारी से होता था। इसको दुनिया का सबसे पहला गणराज्य होने का गौरव भी प्राप्त था। अब है बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा में क्या संदेश दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन है जो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारी हमेशा पूरी नहीं होती,
ये उनके कारण होता है। कभी कभी मनुष्य जो चाहता है वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखने शुरू कर देता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी कि तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम सभी इस लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी है। अब है महात्मा बुद्ध के बाद जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके बारे में लिखना। बुद्ध के समकालीन थे एक महापुरुष जिनका नाम वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में हुआ। वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे जो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा थी वो सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, इनका मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना और किसी भी जीव को ना कष्ट देना, ना उनकी हत्या करना, इस प्रकार की शिक्षा दी थी। आहत सिक्के किस प्रकार के होते थे? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर बनाए जाते थे या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो है ठप्पे बनाए हुए थे, उन्हें ही आहत सिक्के कहते हैं। आर्यभट्ट कौन था और उन्होंने क्या खोज की? महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य उदय होता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि के बारे में मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर थे अपने तीनों विषयों को मिलाकर, राजनीति, इतिहास और भूगोल। अब हम भूगोल के बारे में भी आगे 3 हैं इस प्रकार कि एक संसार का मानचित्र आपको याद होना चाहिए कि ये संसार का मानचित्र है। इसमें आपको बताते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से, वो इस प्रकार इसमें लिखे हुए मिलेंगे। और आगे हैं जो ये भारत का मानचित्र है, इसमें आपको याद करना है, देखना है कि भारत के जो सभी 28 राज्य हैं उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। और आगे जो राजस्थान का मानचित्र है, इन राजस्थान के मानचित्र के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये अपना आज का सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वाला सेक्शन ख़त्म होता है। नमस्कार।